सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न। क्या कारण है कि हर्षवर्धन को एक गौरवशाली शासक के रूप में स्थापित करने का अधिकांश श्रेय मौखरियों को जाता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गुप्त शासकों के पतन तथा हूण आक्रमण के कारण भारत के प्रायः सभी देशी राज्य नष्ट हो गए थे। ऐसे समय में मौखरियों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने कन्नौज को केंद्र बनाकर समस्त उत्तर भारत पर शासन किया। गुप्तों के पतन क्रम के दौरान कुछ उत्तरवर्ती गुप्त शासक मगध को केंद्र बनाकर पूर्वी भारत पर शासन कर रहे थे, जिन्हें पराजित करके मौखरियों ने उनके क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। गुप्तों के पतन के पश्चात व्यापार व वाणिज्य भी लगभग समाप्त हो चुका था। ऐसे समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनना सर्वाधिक उपयुक्त था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण कन्नौज से समस्त उत्तर भारत का शासन संचालित किया जा सकता था। मौखरियों द्वारा आक्रमणकारियों हूणों को पराजित करना इस बात को साबित करता है कि उन्होंने एक शक्तिशाली सेना गठित कर रखी थी। मौखरियों के उत्तराधिकारी हर्षवर्धन को विरासत के रूप में राजनैतिक केंद्र स्थल के रूप में राजधानी कन्नौज, एक संगठित सेना और निर्बाध साम्राज्य मिल गया, जिसे स्वयं अर्जित करने में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। यहाँ तक कि हर्ष को कन्नौज का सिंहासन भी मौखरियों की ही देन था, क्योंकि उसकी बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था, जिसकी अकस्मात मृत्यु और किसी मौखरी उत्तराधिकारी के अभाव में कन्नौज के विद्वानों ने हर्ष से कन्नौज का शासन संचालित करने का आग्रह किया था। इन सभी से ये प्रमाणित होता है कि वस्तुतः हर्ष को एक गौरवशाली शासक के रूप में स्थापित करने का अधिकांश श्रेय मौखरियों को जाता है। पृष्ठ संख्या 46। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021। प्रश्न। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? 1. मगध के गुप्त, 2. मालवा के परमार, 3. थानेश्वर के पुष्यभूति, 4. कन्नौज के मौखरी, 5. देवगिरी के यादव, 6. वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 5, विकल्प बी 1, 3, 4 और 6, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 3, 4 और 6। स्पष्टीकरण। गुप्त वंश के पतन के पश्चात तथा हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों का शासन था। 1. मगध के गुप्त शासक, 2. थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन संबंधित था, 3. कन्नौज के मौखरी जिसके राजा गृहवर्मन से हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था, 4. वल्लभी के मैत्रक वंशी ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, 5. मालवा के परमार और देवगिरी के यादव ने दक्कन में शासन किया। उनका शासनकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था, जबकि गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान 6 से 7वीं शताब्दी में हुआ था। आधुनिक भारत का इतिहास। स्वदेशी आंदोलन का आत्मनिर्भरता पर बल निम्नलिखित रूपों में दिया गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने, जैसे अवनींद्र नाथ टैगोर ने, भारतीय कला से विक्टोरियन प्रकृतिवाद के प्रभुत्व को समाप्त करके अजंता, राजपूत आदि चित्रकला शैली को बढ़ावा दिया। जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य लोगों ने मौलिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। महाविद्यालयों के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप 1906 ईस्वी में बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। इस दौरान बंगाल केमिकल्स, राष्ट्रीय चर्म शोधनशाला, स्वदेशी बैंक, विद्यालय आदि की स्थापना हुई। इस आंदोलन ने महिलाओं को घर निकालकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला।
1905 ईस्वी में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार की नीति को अपनाकर आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, जिसका लाभ भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन को मिला। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न। अपने विभिन्न तरीकों तथा विषय वस्तु के साथ 1905 ईस्वी में हुए स्वदेशी आंदोलन ने न केवल बहिष्कार किया अपितु आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के फलस्वरूप विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। स्वदेशी आंदोलन में जन सहभागिता हेतु सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों का आयोजन किया गया। साथ ही स्वयं सेवकों की भी स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन ने निम्नलिखित तरीकों से बहिष्कार को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा उनका सार्वजनिक दहन किया जाता था। विदेश निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार किया गया। पुजारियों द्वारा विदेशी वस्तुओं के उपहार के आदान प्रदान वाले विवाहों को संपन्न कराने से इनकार किया गया। धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार। सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। 2. स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। स्पष्टीकरण। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं व वस्त्रों का बहिष्कार करने के साथ साथ विदेशी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों व सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक अवयव के रूप में वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। साथ ही इसके द्वारा देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों जैसे हथकरघा, रेशम व वस्त्र, लौह इस्पात, चमड़ा आदि उद्योग को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। भारतीय राज व्यवस्था। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न। राजनीति के अपराधीकरण एवं अपराध के राजनीतिकरण के बीच अंतर क्या है? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में बढ़ता राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है? उत्तर। राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य किसी देश के राजनीतिक मंचों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश से है, जबकि अपराध का राजनीतिकरण किसी दल विशेष द्वारा किसी अपराध अथवा आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिक संरक्षण से है। यह स्थिति भारत में लोकतंत्र के विकास पर अनेक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। राजनीतिक मंचों या संसद में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की उपस्थिति संसद में निम्न कोटि के नैतिक मूल्यों एवं आचरण में वृद्धि कर सकती है। इनके द्वारा मनमाने ढंग से स्वहित में कानूनों के निर्माण की भी संभावना है। संसद में ऐसे लोगों की उपस्थिति भारत के लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। प्रायः ये लोग चुनाव में धन, बल एवं बाहुबल के प्रयोग से चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में झुकाने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ संख्या 47। इनकी उपस्थिति भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक राजनीतिक प्रथाओं में वृद्धि करती है। इस दिशा में भारत को निम्नलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की सिफारिशों, विशेषकर आपराधिक मुकदमे में आरोपित व्यक्ति के निर्णय होने तक
चुनाव लड़ने पर रोक जैसे पक्षों को लागू किया जाए। सरकार को इस मुद्दे पर इंद्रजीत समिति को राज्यों के चुनावों के खर्चे को उठाने तथा गोस्वामी समिति की आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने हेतु कानून में परिवर्तन की सिफारिशों को भी अमल में लाना होगा। राजनीतिक दलों में चंदे को लेने की गतिविधियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती इन दुष्प्रवृत्तियों से सरकार को उपयुक्त प्रयासों को अपनाकर शीघ्र ही निजात पाने की आवश्यकता है। आर्थिक भूगोल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2013। प्रश्न, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य भाग से धातुओं, अधातुओं, अयस्कों को औद्योगिक तथा अन्य प्रयोगों हेतु बाहर निकाला जाना खनन कहलाता है। वहीं अवैध खनन से तात्पर्य खनन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी खनिज के खनन में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करके उसका दोहन किया जाता है। अवैध खनन में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए निर्धारित मानकों के विपरीत खनन होता है। अवैध खनन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। खनन के लिए जितना क्षेत्र आवंटित होता है उससे ज्यादा क्षेत्र में खनन करना, बिना खनन आवंटन के ही खनन करना, आवंटन में तय मानक के विपरीत खनन करना, भ्रष्टाचार के माध्यम से बाजार मूल्य से कम राशि पर खनन क्षेत्र हासिल कर खनन करना है। अवैध खनन के परिणाम: प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी आना तथा उसके दुष्परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। अवैध खनन के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है, अतः इस दौरान पर्यावरणीय क्षरण अत्यधिक होता है। नदियों के प्रवाह क्षेत्र से अवैध रेत खनन से नदियों के पारिस्थितिकी संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पत्थरों के अवैध खनन जिसमें क्रेशर का उपयोग किया जाता है, भारी मात्रा में धूल, खतरनाक सिलिका एवं अन्य विषैले कणों को पर्यावरण में मुक्त करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है। देश को आर्थिक क्षति पहुंचती है तथा देश का आर्थिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यदि खनन क्षेत्र किसी जलीय तंत्र के निकट अवस्थित है तो स्वाभाविक है कि खनन से उत्सर्जित रासायनिक तत्व वहां के पानी को प्रदूषित करेंगे, जिससे जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा बना रहेगा। उपजाऊ भूमि के आसपास खनन गतिविधियों से भूमि कठोर और रासायनिक पदार्थों से युक्त हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। अगर वन भूमि पर अवैध खनन किया जाता है तो कई वनीय प्रजातियों का आवास विखंडित होगा और पर्यावरण असंतुलन बढ़ने के साथ साथ जैव विविधता नष्ट होगी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा समाज के समावेशी विकास में बाधा पहुंचती है। अवैध खनन में लगे हुए मजदूरों की जान भी चली जाती है, क्योंकि इनमें सुरक्षा मानदंडों का उपयोग नहीं किया जाता है। अवैध खनन से प्राप्त धन राशि का उपयोग देश विरोधी एवं गैर कानूनी कार्यों में होने की संभावना रहती है, जैसे नक्सली हिंसा। वस्तुतः अगर देखा जाए तो भारत में अवैध खनन के मामले नए नहीं हैं, अपितु ये समस्या पूर्व से ही चली आ रही है, परंतु वर्तमान में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। भारत में अवैध खनन की समस्या धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों में विद्यमान है, परंतु सबसे अधिक प्रभावित कोयला एवं लौह अयस्क है। अवैध कोयला खनन मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्र जो कोयला भंडार बहुल प्रदेश हैं में संचालित है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। 2. आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। 3. राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 3। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। 2. आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। 3. राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 3। स्पष्टीकरण। नवीन खनन कानून खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार गैर कोयला खानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। भारत में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्वर्ण खानें हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी की बालू में स्वर्ण पाया जाता है। राजस्थान में उदयपुर, थुर, हुंडेर, नाथरा की पाल लौह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पृष्ठ संख्या 48। शासन में ईमानदारी व लोक सेवा की अवधारणा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है? विवेचना कीजिए। उत्तर, सभी सैन्य एवं असैन्य कर्मचारी जो सार्वजनिक या नियोजन के तहत कार्य संचालन करते हैं विस्तृत अर्थों में लोक सेवक कहे जाते हैं, जबकि सीमित अर्थों में लोक सेवक वे हैं जो नागरिकों के लिए लोक सेवा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक, जिला अधिकारी, न्यायाधीश आदि। नागरिकों को लोक सेवा प्रदाता होने के नाते लोक सेवकों में कुछ जन्मजात एवं अर्जित अभिक्षमताओं को होना चाहिए। प्रशासकों में सामान्यतः बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिकता का होना आवश्यक माना जाता है। जहां बौद्धिक अभिक्षमता साधन अभिमुख अभिक्षमता है जो तर्क संगत, उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही तथा परिवेश से प्रभावी व्यवहार के रूप में प्रकट होती है, वहीं भावनात्मक अभिक्षमता सहकर्मियों, अधीनस्थों तथा नागरिक संघ आचरण को व्यवहार अभिमुख अभिक्षमता के रूप में प्रदर्शित करती है। अंत में नैतिक अभिक्षमता लक्ष्य अभिमुख अभिक्षमता के रूप में न्याय, करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी को प्रदर्शित करती है तथा प्रशासकों में प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही लोकहित को महत्व देने के गुणों में वृद्धि करती है। केस स्टडी। श्रीमान अजय वर्मा आपके मित्र हैं। उनकी नित्या नाम की एक पुत्री और प्रत्यक्ष नाम का एक पुत्र है। नित्या 11 वर्ष की है और प्रत्यक्ष 7 वर्ष का है। एक बार आप अजय वर्मा के निमंत्रण पर उनके घर गए। उस दौरान आपको मालूम चलता है कि बच्चों ने चॉकलेट खरीदने के लिए घर से रुपए 100 चोरी किए हैं। आपके मित्र अजय वर्मा उन दोनों को डांटते हैं, लेकिन केवल नित्या को दंड देते हैं क्योंकि नित्या उम्र में बड़ी है। इसके साथ ही दंड देने का उद्देश्य दोनों भाई बहन को ये संदेश देना है कि चोरी करना गलत है। श्रीमान अजय वर्मा एक उदाहरण बनाना चाहते हैं ताकि वे फिर कभी चोरी न करें। ऊपर दिए गए दृष्टांत से उठने वाले मुख्य प्रश्नों पर चर्चा कीजिए तथा क्या श्रीमान अजय वर्मा की प्रतिक्रिया नैतिक रूप से सही है? उत्तर, ऊपर दिए गए दृष्टांत से मालूम पड़ता है कि श्रीमान अजय वर्मा लैंगिक भेदभाव को मानते हैं। वो लड़के की गलती को नजरअंदाज करते हैं और लड़की को सजा देते हैं ताकि एक उदाहरण बन सके। उपर्युक्त दृष्टांत से निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या समान गलती के लिए लड़के और लड़की को समान दंड नहीं मिलना चाहिए? दूसरा, क्या लड़की को इसलिए सजा मिलनी चाहिए क्योंकि नित्या अपने भाई प्रत्यक्ष से उम्र में बड़ी है? उसने अपने भाई को भी इस गलत कार्य में शामिल किया।
तीसरा, क्या समान गलती के लिए एक को दंडित कर दूसरे को गलत करने से रोका जा सकता है? यदि श्रीमान अजय वर्मा ने नित्या को सजा केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दी है तो ये नैतिक आधार पर गलत है। नित्या 11 वर्ष की है और प्रत्यक्ष 7 वर्ष का है। नित्या और प्रत्यक्ष दोनों की आयु अभी काफी कम है। नित्या और प्रत्यक्ष दोनों की समझ अभी परिष्कृत नहीं है, इसलिए अपराध की सजा देना सही नहीं है। भारतीय समाज में लड़के को लड़की पर प्राथमिकता दी जाती है तथा बचपन से ही इस व्यवहार का शिकार लड़कियों को होना पड़ता है। अगर समान गलती के लिए 2 बच्चों को सजा दी जाती है तो सजा समान होनी चाहिए। इस आधार पर भी श्रीमान अजय वर्मा का ये व्यवहार नैतिक रूप से गलत है। चोरी करना गलत है और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ गलत करने वाले दोनों ही नाबालिग बच्चे हैं, अतः इन दोनों को ही प्यार से समझाना उचित होगा। राष्ट्रीय घटना। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न। भारत बनाम इंडिया ऋग्वेद से लेकर संविधान तक क्यों चर्चा में है, वर्णन कीजिए। उत्तर, प्राचीन काल में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में पहले से ही 2 नामों इंडिया और भारत का परस्पर उपयोग किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रेलवे जैसे कई नामों में पहले से ही भारतीय के साथ हिंदी संस्करण है। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में संविधान में इंडिया शब्द को हटाने और केवल भारत को बनाए रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसा करने से इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा मिल जाएगा। इस पर शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संविधान में इंडिया को पहले से ही भारत कहा जाता है। भारत के नाम का इतिहास। भारतवर्ष की जड़ें पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत में पाई जाती हैं। पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में किया गया है। एक कहानी जो भारत नाम को महान सम्राट भरत से जोड़ती है, जिन्होंने भरत राजवंश की स्थापना की थी। महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत ने संभवतः बाद के वैदिक युग के दौरान एक विशाल क्षेत्र को एक राजनीतिक इकाई में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भरत ऋग्वैदिक जनजाति के पूर्वज थे, या विस्तार से कहें तो इस महाद्वीप के लोग सभी लोगों के पूर्वज थे। उनकी विजय के भौगोलिक विस्तार को दर्शाते हुए इस राजनीतिक इकाई को उनके सम्मान में भारतवर्ष नाम दिया गया था। वहीं विष्णु पुराण भारत नाम पर एक और परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत नाम आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा शुरू करने से पहले पिता द्वारा अपने बेटे भरत को अपना राज्य सौंपने की तपस्वी प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक हिंदू पौराणिक कथाओं में भारत शब्द का पता ऋग्वेद से लगाया जा सकता है। विशेष रूप से 7वीं पुस्तक के 18वें भजन में जो दशराज या 10 राजाओं की लड़ाई का वर्णन करता है। ये लड़ाई पंजाब में रावी नदी के पास के क्षेत्र में हुई और भरत जनजाति के राजा सुदास के लिए महत्वपूर्ण जीत थी। राजा सुदास की आगामी लोकप्रियता ने लोगों को खुद को भरत जनजाति के सदस्यों के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया और भारत नाम धीरे धीरे उस भूमि का पर्याय बन गया जहां वे रहते थे। पूरे इतिहास में इस भूमि को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान सहित कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का नाम भारत इसे ऐतिहासिक और पौराणिक प्रभावों से समृद्ध मिश्रण से जोड़ता है। पृष्ठ संख्या 49। इंडिया और हिंदुस्तान। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को
हा बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान ग्रीक भाषा में हॉ की ध्वनि साइलेंट होती थी, इसलिए उनके लिए ये नाम बन गया इंड। यही नाम इंड, इंडस, इंडिया, इंडिका और इंडिया बन गया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया। फारसियों द्वारा क्षेत्र के लिए एक बाहरी नाम, जहां हिंदू शब्द भूमि के लोगों को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान नाम हिंदू से लिया गया है, जो संस्कृति सिंधु का फारसी सजातीय रूप है, जो सिंधु घाटी यानी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों की विजय के साथ प्रचलन में आया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो गंगा के बेसिन में बुद्ध का समय था, एकेमेनिडस ने निचले सिंधु बेसिन की पहचान करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया और ईसाई युग की पहली शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान बनाने के लिए नाम के साथ प्रत्यय स्टेन का उपयोग किया जाने लगा। यूनानियों, जिन्हें अचमेनिंडस से हिंद का ज्ञान प्राप्त किया था, नाम को सिंधु के रूप में कहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, तब तक भारत की पहचान सिंधु के पार के क्षेत्र से की जाने लगी थी। प्रारंभिक मुगलों यानी 16वीं शताब्दी के समय तक हिंदुस्तान नाम का उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाता था। मुगल समय में हिंदुस्तान में दक्षिण एशिया का अधिकांश भाग शामिल था। फिर चाहे अकबर हो या औरंगजेब, सब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश मानचित्रों पर इंडिया नाम का प्रयोग तेजी से होने लगा और हिंदुस्तान का पूरे दक्षिण एशिया से संबंध खत्म होने लगा। संविधान में भारत और इंडिया शब्द कैसे आए? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि अक्सर जब मैं एक सभा से दूसरी सभा में जाता था, तो मैं अपने दर्शकों से हमारे इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के बारे में बात करता था, जो इस जाति के पौराणिक संस्थापकों से लिया गया पुराना सांस्कृतिक नाम था। 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। ठीक उसी समय से जब पहला अनुच्छेद इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा के रूप में पढ़ा गया था, सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ऐसे कई सदस्य थे जो इंडिया नाम के इस्तेमाल के खिलाफ थे, जिसे वे औपनिवेशिक अतीत की याद के रूप में देखते थे। तब राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि भारत का अंग्रेजी भाषा में नाम इंडिया होगा। मध्य प्रांत और बरार का प्रतिनिधित्व करते हुए सेठ गोविंद दास ने प्रस्ताव रखा। भारत को विदेशों में भी इंडिया नाम से जाना जाता है। भारत और इंडिया पर कंट्रोवर्सी राजनीतिक है, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने उपनाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रख लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। इसी दौरान G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर 2023 को डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके अलावा आसियान सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इससे भी विवाद पैदा हो गया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। 2. भारत का राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3.
एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। स्पष्टीकरण। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन संबंधी उपबंध हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र यानी फरवरी से मई, मानसून सत्र यानी जुलाई से सितंबर एवं शीतकालीन सत्र यानी नवंबर से दिसंबर। किंतु संविधान में ये उपबंध नहीं है कि वो एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होंगे। अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। अतः कथन 3 सही है। पृष्ठ संख्या 50।